हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। तो लास्ट क्लास में अपन कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ा था, पुली और मास की प्रॉब्लम पढ़ी थी, कैसे क्या एक्सेलरेशन होगा। आज एनएलएम पढ़ने चल रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें जो बेसिक है वो पहला चीज़ है फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अगर हम फोर्स के बारे में देखें तो आपको ये पता है कि जो फोर्स होता है सर वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सर मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक तो आपने ये दो चीज़ें पढ़ा सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब तीसरी बात यहाँ पे पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स को डिवाइड करें, फोर्स का क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप्स के फोर्सेज होते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये भी बता दो। अब एक बात बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जैसे आपके पास नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। ये है अगर आप कोई मास रखते हो बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है। दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे क्या लगता है? डाउनवर्ड क्या लगता है? m/g कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये भी क्या है? नॉर्मल क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और क्या क्या चीज़ें हैं? अगर टेंशन है, कौन सा? टेंशन, एक स्ट्रिंग में टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा? कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, कहाँ कॉन्टैक्ट है भाई? यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं सर। तो यहाँ फार्मूला क्या आता है? K/Q1Q2/r²। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ऐसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे होते हैं फिर भी उसमें फोर्स लगता है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, तो ये तो कहानी रही सर। न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये सारे कैसे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कौन से? नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लगेगा। अब बात आती है सर कि मान लो कि कॉन्टैक्ट फोर्स की हम चर्चा करें, कॉन्टैक्ट फोर्स की चर्चा करें तो हेडिंग लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। सर कॉन्टैक्ट फोर्स में पहली जो चीज़ हम पढ़ने चल रहे हैं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ध्यान समझना आप, यहाँ पे हम पूरा कॉन्टैक्ट फोर्स में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फोर्स बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फोर्स बॉडी डायग्राम। ये इस चैप्टर की जान है। अगर ये नहीं आता तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। अगर ये आ गया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, जिसको बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं बेटे? FBD। अगर FBD आपको बनाने आ गया ना, सब कर ले जाओगे। अब सर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? यहाँ पे अगर कोई मास m रखा तो क्या होगा? मास m रखा तो आपने क्या पढ़ा है? इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्सेज हों चाहे एक्सटर्नल फोर्सेज हों, उसका रिप्रेजेंटेशन ही, फिर से, if we represented all the forces which are acting in the body is called as FBD, force body diagram।
तो आप कहोगे सर एक तो आपके पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, किधर लग रहा है, m इंटू जी, ठीक। और क्या लगेगा इधर, कहोगे सर ये इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एक टर्म बहुत कॉमन होता है इसमें, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी इज एट रेस्ट है या उस पे नेट फोर्स इन एफेक्ट्स, ऐसे बोलें, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, summation of all the forces in y direction should be zero, summation of z force along z axis is equal to zero। ये कहानी है सिर्फ किसकी, ट्रांसलेशनल की। कहाँ पे सर, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन सर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आगे जैसे जैसे हम चैप्टर को बढ़ाएंगे, लगभग रोटेशन में जब पहुंचेंगे तब वहां पे एक कंडीशन और लगाएंगे, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, एक्स में, वाई में, जेड में। तब यहाँ पे सर समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इन एक्स वाई जेड भी जीरो करेंगे। फिलहाल अभी इसकी हम जिक्र नहीं करते, सिर्फ हम ये चीज़ पकड़ते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एक बात बताओ, ये वाई एक्सिस मतलब हम n की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं सर, n बराबर mg लिख देंगे। क्या है, n बराबर mg। तो बेटे यहाँ पे कांटेक्ट, वो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर सर। ठीक है सर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बैलेंस है सर। अब सर और भी चीज़ें समझते हैं, मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में, मतलब n ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाहिने साइड वाला फोर्स बराबर बाएं साइड वाला फोर्स। तो इसको इस तरीके से अपन हम सॉल्व करेंगे, बढ़िया है। अब और भी समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ध्यान से समझिएगा सब, ये ऐसे मान लें, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है बेटे, यहाँ पे इनके भी बीच फोर्सेज लग रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपके पास एक वॉल दी है, क्या दिया है, वॉल। इसके ज़्यादा उधर नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा वो उधर नहीं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 10 kg का, एक 20 kg का। FBD बनाना सिखाएंगे बेटे। ये क्या दिया है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक का FBD बनाएं। अगर ये ऐसे झटका मार रहा है, यहाँ पे वॉल है, अब यहाँ पे क्या, एक फोर्स 50 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे मान लें कि 100 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया, तो इसका FBD बनाना है। क्या बनाना है सर, FBD। तो इस ब्लॉक को उठाओ, यहाँ पे रख दो। सर मैंने सिर्फ इसको उठाया है, इसको उठाया बेटे। कितने का फोर्स लग रहा है सर, एक एक्सटर्नल फोर्स है, कितने का, 100 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है। सर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दिस विल फॉर्म अ कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन होगा। तो लेट अस सपोज N2 इधर लग रहा है, इसने इस पे इधर लगाया और इसने इस पे इधर लगाया, तो N2 ओके। अब यहाँ पे सर ये 10 kg का फोर्स था, 10 kg का सॉरी मास का ऑब्जेक्ट था। एक तो N2 लग रहा है, जो 20 kg वाला इस पे लगाया है भाई। और देखो यहाँ पे सर वेट लग रहा है, बॉडी का जो वेट लग रहा है कितने का, 10 kg का ऑब्जेक्ट है। तो W बराबर m इंटू जी, mg नीचे, और इसका इक्वल एंड अपोजिट लेट अस सपोज N1 की क्या वैल्यू हो गई भाई, N1 बराबर सर ऊपर, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फिर से
इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर सर नीचे वाला, मतलब एन की क्या वैल्यू है, एम की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 पकड़ लें तो ये वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन सर। तो N1 की क्या वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, एक तो N1 आ गया। अब बात करते हैं N2 की वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से ये और ये दोनों बैलेंस हैं, ये और ये क्या हैं आपस में बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब जो N2 की जो वैल्यू है इट इज आल्सो 100 न्यूटन। अगर ये वाला और ये वाला फोर्स क्या है इक्वल है तो मतलब क्या है आपके पास N2 की क्या वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। अब यहाँ पे जो N2 है उसके बारे में समझते हैं। इसका FBD यहाँ पे बनाएं, इसका FBD यहाँ पे बनाएं। अब अगर इसका FBD अब यहाँ पे बनाएं कितने kg का है सर 20 kg, सर 20 kg का है। अब एक बात बताओ N2 की वैल्यू कितनी है सर इक्वल एंड अपोजिट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। सर N2 इधर भी लगाएगा, 2 ने इस पे लगाया, 10 kg वाले ने 20 पे लगाया, 20 वाले ने 10 पे लगाया, बराबर का होता भाई N1 N2। सर इसका वेट लगेगा कितना, कितना वेट लगे बोलो 20 इंटू 10 मतलब 200 न्यूटन का वेट लगा। लेटस सपोज यहाँ पे N4 मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ N4। लेकिन सर इस पे एक और फोर्स लग रहा है कितने का 50 न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा है। लगा दो भाई फोर्स, फोर्स लगाने में क्या दिक्कत है सर। ये कहीं पे भी लगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सर यहाँ पे लग रहा है, फिलहाल यहाँ पे लग रहा है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कितनी वैल्यू सर 50 न्यूटन, और ये वैल्यू दिया है कितना एंगल बना रहा है तो वर्टिकल से 60 डिग्री बना, सॉरी यहाँ से वर्टिकल से ये एंगल दिया था 30, तो यहाँ पे बना दो क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो तीसरा जो चीज़ है वो अब यहाँ पे काम में आने वाला है। तो सर इसके दो कंपोनेंट, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो लग रहा है बेटे ये वाला, अगर ये 30 तो ये वाला कितना 60, तो यहाँ पे 50 है तो ये वैल्यू कितनी 50 cos ऑफ 60। और सर ये ऐसे फोर्स लगा ना बेटा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे धनुष लग रहा है ऐसे, तो सर एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला, तो दूसरा सर ये वाला फोर्स हो गया। कितना फोर्स हो गया 50, इधर cos है तो इधर साइन, 50 साइन ऑफ 60 सर। और क्या फोर्स लग रहा है सर यहाँ पे भी तो कांटेक्ट बन रहा है। मैंने बोला लो भाई बना लो, ये भी बना लो, N3 मान लो इसको, नया कांटेक्ट फॉर्म हो रहा है। चलो अब सर इस पे हमने कांटेक्ट देखो, अगर यहाँ पे N2 अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब N2 की जो वैल्यू है N2 बराबर, एक तो लग रहा है सर इधर वाला फोर्स N3 प्लस एक इधर वाला जो फोर्स है राइट साइड वाला, इधर वाले दोनों क्या, एक तो N3 लग रहा है और दूसरा सर ये वाला, तो प्लस 50 cos ऑफ 60 डिग्री। तो सर हमें N2 तो मिल चुका है, N2 वी हैव ऑलरेडी फाइंड। सर N3 चाहिए था तो N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N3 बराबर N2 माइनस 50 cos ऑफ 60, तो N2 की वैल्यू 100 माइनस 50 cos 60 की वैल्यू 1/2, 50/2 मतलब 25, तो वैल्यू कितना आ गया 75 न्यूटन। लो भाई N1 आ गया, N2 आ गया, N3 भी आ गया 75। बच्चे ने बोला कि सर अभी तो N4 बाकी ही है, ये वाला फोर्स N4। चलो भाई N4 का भी कैलकुलेशन कर लो। अच्छा वेट कितना लगेगा, बच्चे ने बोला सर 200 न्यूटन का तो वेट लग रहा है। कितना 200 न्यूटन का वेट लग रहा है बेटे, कितना 200 न्यूटन। मतलब ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर कि नीचे। बच्चे ने बोला सर ये तो नीचे है, ये है N4, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर कौन सा फोर्स है, ऊपर है सर N4 इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। नीचे वाला फोर्स कौन कौन से हैं,
सर एक तो है आपके पास 200 न्यूटन, और सर इसका जो ऐसे लग रहा तो उसका एक कंपोनेंट सर ये है, तो 200 न्यूटन एक तो है। दूसरा कौन सा है 50 साइन 60, तो 50 साइन 60 √3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 200 प्लस 25 √3। तो सर इसके पास आपके पास तीनों चारों चीज़ें आ गई। N4 की वैल्यू आ गई 200 प्लस 25 √3 न्यूटन, N1 आ गया, N2 आ गया, N3 आ गया, N4 आ गया, सब आ गया सर। तो ये तरीका है FBD बना करके सारे फोर्सेज का कैलकुलेशन करने का, सारे फोर्सेज का कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो। और एक भी क्वेश्चन से बात करेंगे, समझ में आया सबको? आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। जब तक न समझ में आए तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, जब तक समझ में ना आए तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। FBD में पारंगत हो जाओगे आप। चले क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। सर टेंशन तो दिमाग वाला तो नहीं है, नहीं भाई टेंशन दिमाग वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन ये कहता है, ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। अगर ध्यान से सुने, 5 kg का एक ऑब्जेक्ट लटका है, कितना 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है सर। जैसा कि आपने देखा था पिछली क्लास में बताया था, ये बॉडी, इस पे वेट कितना लग रहा है, बच्चे ने बोला सर W = आपने बताया है m × g, m × g। अब m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू लेट अस सपोज 10 मीटर/सेकंड², तो वैल्यू कितना सर 50 न्यूटन। अब इसको कोई तो बैलेंस करने वाला होगा ना भाई। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अगर जितना नीचे फोर्स है उतना फोर्स तो ऊपर लगना चाहिए। मैंने बोला बात सही बोल रहे हो भाई। तो बच्चे ने बोला सर वो कौन सा फोर्स है, तो वो फोर्स रस्सी में है जिसको हम नाम देते हैं टेंशन का। कौन सा टेंशन? टेंशन भी सर ये ऊपर लगेगा, मतलब टेंशन की जो डायरेक्शन होगी इधर से वो इधर की तरफ होगी। जब भी रस्सी टेंशन में होगी, whenever the string is in tension, ऐसे याद रखिएगा, whenever the any string in tension, तो टेंशन का जो नोटेशन होता है टेंशन, सर टेंशन इस तरीके से बनाया जाता है। किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सर ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब टेंशन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं सर इसमें? सर ये इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो आपने कहा सर अगर ये ऊपर लगाया फिर ये नीचे, तो कैंसिल आउट हो गए। मैंने बोला कि नहीं भाई, ऐसे ये भी ऊपर हो जाएगा, ये भी नीचे, हर एक पॉइंट पे। फाइनली ये वाला जो पॉइंट्स होगा, ये वाला क्या होगा? नीचे होगा। पूरी रस्सी में टेंशन होगा, एक जगह नहीं, पूरी रस्सी में टेंशन होगा, हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे टेंशन सर ऐसे होगा। मतलब जो टेंशन की वैल्यू निकल के आई वो कितना न्यूटन आई सर? 50 न्यूटन टेंशन की वैल्यू निकल के आई। ओके, बच्चा बड़ा खुश। तो सर टेंशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, उसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे वो भी हो गया सर। अब बात यह है, एक प्रॉब्लम से बात करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आपसे बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है सर। सर इस तरीके से था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था सर, एक ऑब्जेक्ट था 10 kg का। कितने kg का? 10 kg। मैंने बात दिया, कहाँ बात दिए साहब? बच्चे ने बोला सर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे लगा दिया। ध्यान से समझिए सर, मैंने 2 रस्सी लिए। सर मैंने कितने रस्सी लिए? 2 रस्सी लिए, 2 टेंशन, 2 स्ट्रिंग लिए। मैंने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे बांधा, दूसरे स्ट्रिंग को यहाँ पे बांधा। अगर एक स्ट्रिंग में क्या ऐसे रोक सकते थे? तो ऐसा तो नहीं रोक सकते थे सर। एक रस्सी हमने ऐसे इसको रोकने के लिए सर यहाँ पे लगा दी, और ये बता दिया एंगल, कितना एंगल सर? 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो सर अब तो 2 रस्सी हो गई, 2 रस्सी हो गई तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। हो सकता है एक भी हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा सर। अब एक बात बताओ, ये
मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बताइए रस्सी में टेंशन कितना होगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। डिटरमाइन लिख दो भाई, डिटरमाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। कई बार आता है क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आता है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप आराम से उड़ाओगे। ध्यान से समझिए। लेटेस्ट सपोज इसमें बच्चे ने बोला सर T1 मान लो, इसमें T2 मान लो, ठीक। और सर सारा इस पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं ना, इस 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सारे को सर हम FBD बनाएंगे। आपने FBD बनाना सिखाया, मैं बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला बनाओ भाई, तो कहा कि सर ये टेंशन ऊपर लग रहा है इधर से, यहाँ से टेंशन ये, तो एक तो हो गया सर T1 cos ऑफ 37। सर दूसरा बच्चे ने बोला सर इसी ये ऊपर वाला है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू कितना T1 sin ऑफ 37। ध्यान से समझिए। बच्चे ने बोला सर एक तो टेंशन T2 इधर लग रहा है, सारा ऑब्जेक्ट ले आया बेटे यहाँ पे, ऐसे आप भी करना। यहाँ पे सर इसका FBD बनाना सिखाओ आप। अब FBD बनाओ बेटे। एक तो सर ये अब क्या नॉर्मल लग रहा है, ये तो हवा में है सर, हवा में है, एयर में है, तो सर इस पे क्या लगेगा, सिर्फ एक वेट लगेगा बॉडी का। नॉर्मल ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन ये तो सर वेट लग रहा है, ये तो हवा में है तो वेट तो लगेगा M इंटू जी। W बराबर 10 इंटू 10, मतलब 100 न्यूटन का तो सर वेट लग गया। और इधर कौन सा फोर्सेज लग रहा है सर, इधर T2 आपने माना है। इधर कौन से फोर्सेज लग रहे हैं सर, एक तो लग रहा है T1 cos ऑफ 37। मैंने बोला कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं भाई, बच्चे ने बोला कि सर आपने तो यहाँ लगा दिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने बोला आप यहीं पे लगा लो। क्या आपके पास कितने kg का है सर, 10 kg का। एक तो वेट लग गया 10 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो फोर्स लग रहा है ये कितना, दिस इज T1 cos ऑफ 37, ऑलराइट। और दूसरा सर लग रहा है ये वाला T1 sin ऑफ 37। बढ़िया। बच्चे ने बोला कि सर इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स कर दो और ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। समझदारी की बात हुई ना भाई। इसका मतलब क्या है कि T2 की जो वैल्यू, अच्छा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर किसी बच्चे ने पूछा सर ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसका अलग है इसका अलग है, तो क्या होगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में दिया है तो इसका मतलब फोर्स का समेशन करेंगे। अभी टॉर्क यहाँ पे नहीं आएगा कि इनके बीच की दूरी ले, रोटेट नहीं कर रही है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम में दी है, रोटेट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो T2 की जो वैल्यू है दैट इज T1 cos ऑफ 37, ऑलराइट। और सर T1 sin 37 इज इक्वल टू कितना है सर, 100 न्यूटन। तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालें, यहाँ पे T1 डालें, तो T1 sin 37 आपको पता है ये है 3, ये 4, ये 5, ये होता है बेटे 37। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। कौन सा सर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, 3/5, ऑलराइट, इज इक्वल टू 100। तो T1 की वैल्यू आ गई 500 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, 500 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। अब T1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, T2 यू विल गेट T2 बराबर कितना 500 बाई 3 इंटू cos 37 मतलब 4/5, 4/5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 400/3, कितना 400/3। इतना T1 भी आ गया T2 भी आ गया भाई। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन। सर टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अब एक बच्चे ने बोला सर और भी अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम दीजिए ताकि और भी अच्छा समझ में आए, और भी अच्छा। तो चलो भाई, मैंने बोला कि टेंशन का ही प्रॉब्लम ले लो, तो ले लो भाई टेंशन। क्या करना है सर, एक रस्सी में यहाँ पे बांध दिया सर,
एक ब्लॉक यहाँ पे, ये ऐसे ब्लॉक, अब एक स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे बांध दिया। ध्यान समझना, सब बता देंगे यहाँ पे। तो अब ऐसे भी इसको बोल सकते थे, ऐसे भी कहीं कहीं देता है कि यहाँ पे लेट अस सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे सर बांधा है, यहाँ से इसको हटाएं, ये वाला यहाँ पे ऐसे है, ऑलराइट। तो एक काम करें, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसे बांध दे, एक स्ट्रिंग यहाँ पे, सब वैल्यू निकालनी है, T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है सर। बात यह है कि यहाँ पे जितनी रस्सी हैं, ये मान लो कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले नोटिफाई कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इसमें सर आप मान लो T2 है, इसमें मान लें सर T3 है, ये एकदम वर्टिकल है, वर्टिकल है सर। ओके, अगर एक बात बताओ कि T3 और यहाँ तो आपके पास डायरेक्ट दिखा सर, ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे बांधा है, ये ऐसे बांधा है। तो देखो यहाँ पे इसका कंपोनेंट, ये एंगल भी दिया होगा, ये आपको एंगल भी दिया जाएगा। ये लेट अस सपोज 53 डिग्री है, 37 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एक तो बात समझ में आ रही है, इस पे वेट कितना लगेगा, 20 न्यूटन, ठीक। यहाँ पे सर इसके 2 कंपोनेंट होंगे, T1 के 2 कंपोनेंट, कौन पे T1 की क्या वैल्यू है आपके पास, T1 इसका BD बनाए अगर यहाँ पे, तो एक तो T1 हो गया, यहाँ पे एक कंपोनेंट T1 cos ऑफ 53 cos ऑफ 53, और दूसरा बेटे हो गया T1 sin ऑफ 53, एक तो T1 हो गया। ऐसा सिमिलरली T2 का भी कंपोनेंट कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 cos ऑफ 37 और दूसरा कंपोनेंट T2 sin ऑफ 37। अब यहाँ पे अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस है सर, तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेज हैं सबको रिप्रेजेंट कर दें, T2 निकाल लें। क्या निकालना है सर, T2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ये ऐसा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ऐसा होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या T3 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 kg का है, तो T3 बराबर सर 10 न्यूटन, T3 बराबर 10 न्यूटन। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर है, 20 न्यूटन के बराबर है, इसका FBD बनाया है आपने। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, T1 साइन ऑफ 53 प्लस T2 कॉस साइन ऑफ 37 बराबर 20 न्यूटन। एक तो इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन सर यहाँ से क्या है, T1 कॉस ऑफ 53 इज इक्वल टू T2 साइन ऑफ 37। तो सर 2 इक्वेशन तो हमारे पास बन गए और 2 अननोन हैं, कौन कौन से, T1 और T2। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा सर, T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो कहानी रही कि आप फोर्स बैलेंस करके अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स करके आप ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। बढ़िया है। जो हमेशा एक नॉर्मल होता है, बात आती नॉर्मल हमेशा जिस भी कांटेक्ट पे लगता है ना उसके परपेंडिकुलर लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, कौन सा प्लेन सर, इंक्लाइंड प्लेन, हम FBD बनाना सीख रहे हैं, फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, तो सर इंक्लाइंड प्लेन भी सीख लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन है सर,
जिस पे मास कौन सा रखा है सर, m। अभी यहाँ पे इस म्यू इक्वल टू 0, हर जगह पूरे सरफेस में म्यू इक्वल टू 0 है सर, हर जगह। अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन इज ए इंटरनल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सर। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये थीटा है बेटे, क्या है सर, थीटा है, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है बढ़िया मस्त तरीके से, तो इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सब चीज़ों को मैं रिजॉल्व करूँगा, उसको क्या करूँगा, यहाँ का FBD बनाऊँगा अभी इसके लिए। ओके, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले हम वो समझते हैं। ठीक, तो सर एक तो वेट लगेगा, बच्चे ने बोला सर एक तो वेट लगेगा, वो लगा दो। मैंने बोला कितना, बच्चे ने बोला सर mg लगेगा भाई। ठीक, अगर ये ऐसे लगेगा, ये थीटा, ये 90 है ना बेटे, यहाँ से आ रहा है, तो सर ये 90 है तो ये कितना एंगल हो गया, बच्चे ने बोला 90 माइनस थीटा हो गया। मैंने बोला एक काम करो, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल, हमेशा, ये बात याद रखिएगा। तो सर ये वाला तो नॉर्मल हो गया, मतलब बढ़िया। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये और ये सरफेस परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू कितना है, थीटा सर। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, एक तो सर इसके लॉन्ग ले लें, अगर ये एंगल थीटा है, एक तो mg cos ऑफ थीटा हो गया, और सर इसका दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे इसके सरफेस के लॉन्ग, ये दोनों एक साइन, जो किसी भी फोर्स का अगर xy कंपोनेंट लेते हो, तो अगर एक सपोज एक फोर्स F है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एंगल थीटा बना रहा है, एक तो x में आएगा F cos ऑफ थीटा और दूसरा F sin ऑफ थीटा सर। ऐसे यहाँ पे भी है सर, ये एक ये कंपोनेंट हो गया, ये mg था, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन के एलोंग, कौन सा फोर्स सर, mg साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, इसके अलावा इस पर कोई फोर्सेज नहीं है। मतलब क्या है कि एक तो बात कंफर्म है कि अगर ये फोर्स, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी, याद रखना सर, ये तो फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन अभी हम कंसीडर भी नहीं कर रहे हो, तो ये भाई रुकी हुई अगर बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर कोई तो फोर्स लगा होगा ना, यहाँ पे भाई कोई तो फोर्स लगा होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब लेट अस सपोज F एक फोर्स लगा है, F एक फोर्स है जो कि बैलेंस में इसको कर रहा है, मतलब F की जो वैल्यू है वो क्या है, mg साइन ऑफ थीटा के बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप FB फोर्स बता सकते हो कि कितना फोर्स लगा करके इसको रोका जा सकता है, कितना फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। F की क्या वैल्यू होगी, mg साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये तो सर ये रही किसी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन प्लेन पे FBD, इंक्लाइन प्लेन पे FBD सर। अब कभी कभी एक प्रॉब्लम ऐसी भी आती है, मान लें कि इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे एक सपोज एक आपके पास स्फीयर, यहाँ पे एक मान लें कि बेटे स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। अब ये स्फीयर यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 53 डिग्री, और यहाँ से 37 डिग्री, और इस सरफेस के बीच में कहीं टिका हुआ है। ये जो सरफेस है इनके बीच में कहीं क्या हुआ है, टिका हुआ है, इसमें डाल दिया गया इस सरफेस के बीच में। अब बात ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, भाई नॉर्मल यहाँ पे लगेगा सर, यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे क्या कर रहा है सर, टच कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। अगर मान लो कि 10 kg का ऑब्जेक्ट है, कितने kg का सर, 10 kg का ऑब्जेक्ट, तो सर 100 न्यूटन तो फोर्स लग गया, कितना, 100 न्यूटन तो फोर्स लग गया। अब हमें क्या चाहिए था कि सर इसका जो नॉर्मल है ना उसकी वैल्यू बताइए आप। मैंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, इससे जो है जितने भी
नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर मैं नॉर्मल यहाँ पे इसके सेंटर पे खींच देता हूँ। तो ये एंगल अगर आप ध्यान से देखें, ये 90 है, ये 37, तो ये कितना 53 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री सर। मतलब ये जो N1 होगा, N1 की जो वैल्यू होगी, लेट अस सपोज नॉर्मल N1 है, ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 53 डिग्री। ओके सर, यहाँ पे इसका नॉर्मल जो है, इस वाले का नॉर्मल यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होते हुए यहाँ पे, ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। तो सर अगर ये 53 है तो ये यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री, तो ये कितना सर 37, मतलब हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल से सर ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है सर हॉरिजॉन्टल से 37। समझने की जरूरत जो है, लेट अस सपोज N2 है, आपको क्या चाहिए N1 और N2। तो एक काम करिए, ये जो इसका है BD यहाँ पे बना लीजिए सर। इसको मैं पूरे ब्लॉक को यहाँ पे ले आया सर, पूरे ब्लॉक को मैं यहाँ पे ले आया, और इस पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक तो सर वेट लग रहा है डाउनवर्ड, कितना 100 न्यूटन का, और सर एक तो फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल लग रहा है 53 पे, और सर दूसरा नॉर्मल हमारे पास N2 लग रहा है कितने पे, N2 की वैल्यू कितनी है सर 37 पे। अब N1, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, पूरा कंप्लीट सिस्टम सर अंडर इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये N1 है और ये N2 है, तो N1 cos ऑफ 53 इज इक्वल टू, अब सर ये तो एक कंपोनेंट हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा N1 साइन ऑफ 53। सिमिलरली इस वाले का N2 का एक कंपोनेंट तो सर इधर हो गया, N2 cos ऑफ 37 इज इक्वल टू यहाँ पे N2 साइन ऑफ 37। ओहो, इसका मतलब सर ये वाला जो फोर्स है, ये वाला अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इधर वाला फोर्स बराबर होगा, और ये जो दोनों ऊपर वाले फोर्स हैं वो नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, N1 cos 53, आपको पता है cos की वैल्यू यहाँ पे बेटे 37 होता है, यहाँ पे कितना होता है 53, 3 4 5, cos 53 मतलब 3/5 इज इक्वल टू cos, यहाँ पे N1 cos 53 लिख दिया इज इक्वल टू N2 cos 37 मतलब 4/5। देखो 5 कैंसिल। तो एक बात यहाँ से बोल सकते हैं, N1 अपान N2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 4/3 का रेशियो, कितना 4/3 सर। अब सर दूसरा इक्वेशन हमारे पास बना है ऑलरेडी, कौन सा सर? एक तो बना है N2 साइन ऑफ 37 प्लस N1 साइन ऑफ 53 इज इक्वल टू सर 100 न्यूटन। कितना न्यूटन सर? 100 न्यूटन। अब N1 इन टर्म्स ऑफ N2 रखेंगे, N1 3N1 बराबर 4N2, यहाँ पे दिख भी रहा है 3N1 बराबर 4N2 सर, या N1 बराबर 4/3 इंटू N2। तो यहाँ पे पहले वैल्यू रखे N2 इंटू साइन 37 मतलब सर 37 मतलब 3/5 प्लस N1 के जगह मैं क्या लिख दूँ सर? N1 को रिप्लेस कर दिया 4/3 N2 से, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई N2 साइन 53 मतलब 4/5, कितना 4/5। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू कितना 100 न्यूटन। अब पूरा सब कुछ क्या आ गया आपके पास, किसमें N2 के फॉर्म में। तो सर यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू क्या, N2 की क्या वैल्यू आएगी? N2 बराबर 3/5 प्लस 16/15। ऑलराइट,
दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एलसीएम हो गया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15 प्लस 16 तो 25 हो गए। 25/15 का मतलब 5/3, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, डेट इज 5/3 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो N2 की क्या वैल्यू आ गई 300/5, 300/5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 36 कितना न्यूटन सर 60 न्यूटन। अगर N2 आ गया तो क्या N1 बता सकते हो? यस सर, N2 आ गया है। N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? N1 बराबर 4/3 इंटू N2, तो 4/3 इंटू N2 की वैल्यू सर 60 न्यूटन। तो वैल्यू कितनी आ गई सर 20 20 3 60 और 4 50 20 चौक 80 कितना 80 न्यूटन। सर N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। तो ये तरीका है करने का कि आप कहीं पे भी अगर आपको नॉर्मल पूछे तो करने का प्रोसीजर यही है, करने का प्रोसीजर यही है। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट है एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा सेगमेंट है, वो अब वहाँ पे बात करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। आपने जो पढ़ा ना, इफ़ ए बॉडी इज टू बी रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, इफ ए बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग अनटिल अनलेस देयर एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। वो उसका जो आपने याद किया है वो याद नहीं करना है, उसको अंदर से फील लेना है कि अच्छा ये चीज़ क्यों आती है, कैसे आती है, पूरा वो तरीके से सेगमेंट पूरा। उसमें हम सिर्फ लॉज की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिर्फ लॉज की बात करेंगे। फिर लॉज का एप्लीकेशन पार्ट हम देखेंगे कि सर उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मान लो कि एक लैडर आती है, एक बीडी में ही अगर एक लैडर प्रॉब्लम आती है, अभी हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन जब कंसीडर करेंगे तब बताएंगे, उसका भी FBD बनवाएंगे। आज का जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड है FBD को लेके। सर यहाँ पे एक लैडर है, ये दीवार के सहारे रखी हुई है, ध्यान से समझना। सर एक लैडर है, वो दीवार के सहारे रखी हुई है। जेई में भी प्रॉब्लम आ चुका है ये। यहाँ पे एक लैडर है सर, लैडर ऐसे भी रखी जा सकती है। अब सर कहोगे एक सीढ़ी वाला तो लैडर हमने देखा ही नहीं सर, एक सीढ़ी वाला लैडर नहीं देखा। लो भाई दो ये लैडर हो गई सर। अब हुई ना बात लैडर की बड़ी। तो जब भी लैडर का प्रॉब्लम आए, लैडर आपको दिखे तो उसका FBD कैसे बनाओगे, ठीक। तो सर यहाँ पे जब भी लैडर आए तो उसको एक ही डंडी बनाना, दो डंडी मत बनाना, एक ही डंडी से काम चल जाएगा। तो सर इस पे जब अगर एक ही डंडी होगी तो सर हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, याद रखना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आपका क्या लगता है सर, नॉर्मल लगेगा। तो सर नॉर्मल तो ऐसे लग गया, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। सर ये ऐसा कांटेक्ट ऐसा है परपेंडिकुलर, ये सरफेस है ऐसे, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर सर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सर ये N1 हो गया, ये मान लें N2 हो गया, ऑलराइट। सर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है एक बेटे, क्या होता है सर, इस पूरे रॉड का, इस पूरे सीढ़ी का, इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ पे हमारा पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। क्या वेट एक्ट करता है, कहाँ पे एक्ट करता है सर, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे पूरा एक चैप्टर ही दिया है आपके जेई और नीट में, तो ऐसा नहीं दिया है मतलब सेंटर ऑफ मास छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर सेंटर ऑफ मास पे एक तो सर W लग रहा है। अब सर इस पे और कौन कौन से फोर्सेज होंगे, ध्यान से समझना। अगर सीढ़ी, ये तो सर एक्सटर्नल फोर्स हो गए, कौन से, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दी सीढ़ी। अब सर अगर एक्सटर्नल फोर्स हो गए और सीढ़ी अगर यहाँ पे फ्रिक्शन न्यू इज इक्वल टू 0 अभी लिया हूँ, न्यू इज इक्वल टू 0 लिया हूँ, अगर न्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो फिर एक केस बताऊंगा उसमें तरीके से। अगर ये तब है जब न्यू इज इक्वल टू 0 है, ये तब है जब न्यू इक्वल टू 0 है। तो अगर न्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होता, न्यू की कोई वैल्यू होती, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होता,
तो फ्रिक्शन में पूरी इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। फिर क्या होता मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली सीढ़ी स्लिप होनी चालू होती है। सर सीढ़ी इधर स्लिप होती, इसकी जाने की टेंडेंसी इधर। भाई अगर आपने देखा भी होगा, सीढ़ी अगर थोड़ा कम हाइट पे तो अपने आप स्लिप होनी चालू हो जाती है। तो ये पूछता है कि मिनिमम हाइट बताओ जब सीढ़ी स्लिप ना हो। अगर आपने सीढ़ी कभी रखा हो दीवार के सहारे, तो सीढ़ी अगर ऐसे रखते हो तो नहीं स्लिप होती, लेकिन अगर आपने सीढ़ी ऐसे रख दिया फिर तो सर ये तो स्लिप हो जाएगी। तो एक तो हाइट मिनिमम हाइट होगी ना कि जहाँ से सीढ़ी स्लिप होना स्टार्ट होती है। तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे बताएंगे, मतलब फ्रिक्शन में बताएंगे। फिलहाल सीढ़ी इधर स्लिप होगी तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ऑलराइट सर, अगर ये इधर गया तो ये वाला इधर आएगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा सर, इधर FS2 लगेगा। ठीक, तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हो गए प्लस इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ले आते हैं। वो एक थियरी दे दी है 3-4 लाइन की, उससे सफिशिएंट नहीं है, उस थियरी का एप्लीकेशन पार्ट समझेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा लगा है इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।